प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए। आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रधान सेवक या आपका नरेंद्र मोदी कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आखिर इंसान तो है। मोदी क्या कहता है? मोदी तो कहता है भाई ये तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो आगे है। जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। करप्शन पर कार्रवाई, ये मेरा कमिटमेंट है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। In his 11-year tenure, Prime Minister Modi has held 12 exclusive interactions with News 18. PM Modi has shared his dreams with us and has from time to time presented the picture of the country's development. He has shared his views on issues related to politics, society, and national interest. डिप्लोमेसी में मानवीय मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व देने वाली हमारी नीति ने दुनिया को एहसास कराया है कि भारत सिर्फ अपने हित के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक मानवता के लिए भी काम कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास का हमारा मंत्र देश की सीमाओं के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। In 2016, it had been just over 2 years since PM Modi had taken charge of the country. And through News 18, he told the nation how he was succeeding in establishing his foothold in Delhi. प्रधानमंत्री जी, लोग कहते हैं कि लुटियंस दिल्ली को शायद आप रास नहीं आए। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको दिल्ली रास आ गई? एक ऐसे लोगों के आज जमावड़ा दिल्ली के सत्ता के गलियारों में काम करता रहा है और ये लोग कुछ लोगों को समर्पित है। हो सकता है उनके निजी फायदों के लिए होंगे, निजी कारणों से होंगे, और सवाल मोदी का नहीं है। आप इतिहास की तरफ देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ? यही जमात सरदार को एक गांव का सामान्य बुद्धि क्षमता वाला व्यक्ति के रूप में ही पेश करता रहा। मोरारजी भाई के साथ क्या हुआ? मोरारजी भाई क्या काम किया, क्या नहीं किया, कभी दुनिया को पता ही नहीं चलने दिया। वो क्या पीते थे, इसी की चर्चा करते रहे। चौधरी चरण सिंह के साथ क्या हुआ? उनकी मजाक उड़ाई जाती थी। तो मेरी एक मजाक उड़ाई जाती है, मुझे बड़ा भला बुरा कहा जाता है, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ ठेकेदार हैं जो कुछ लोगों को समर्पित हैं। वे शायद इस देश की जड़ों से जुड़े हुए इंसानों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। From the moment he was sworn in as the Prime Minister in 2014, PM Modi's vision was clear. And a glimpse of this was seen in February 2019 when the Balakot airstrike was carried out in response to the Pulwama terror attack. The striking part is that just a few hours before the airstrike, PM Modi had attended News 18 India's Rising India Summit. But he did not give the slightest indication that India was about to take such a major action within hours. माहौल तो ऐसा ही था और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था।
और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को। और वो एक दिन था और एक दिन आज है। और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सबने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है। बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। "2019 was an election year, and when PM Modi attended News 18 India's Rising India Summit, his sharp remarks were directed at those opponents who had united against him. अब सोचिए, किसी को चारा घोटाला करना हो तो कैसे कर पाएगा? क्योंकि अब तो सीधे मोबाइल पर मैसेज आता है। कच्ची पक्की पर्ची का तो सारा इंतजाम ही मोदी ने खत्म कर दिया है। और इसलिए ही तो ये जो मुझ पे जुल्म हो रहा है ना, पानी पी पी करके ठोकते रहते दिन रात, उसका कारण क्या है? ये सबकी दुकानें बंद हो गई है जी। भाई और बहनों, जिसके लिए मैंने लूट के रास्ते बंद किए हैं, वो मुझसे आजकल इतना स्नेह दिखा रहे हैं कि पूछिए मत। शायद दिन में 100 बार मुझे याद करते हैं। एक मंच पर इकट्ठा होकर इतनी गालियां शायद ही किसी को दी गई हो। In the 2019 elections, PM Modi's caste was also brought up. But what the Prime Minister expressed on News 18 had a clear focus. His responses to the opponents' questions were tied to nation building. जहां तक जाति का सवाल है, मैं गुजरात में इतने साल रहा, किसी को मेरी जाति का पता नहीं है, न मेरा जाति से कोई लेना देना रहा है। और मुझे लगता है कि अगर कोई कहे तो मेरी जाति गरीब की जाति, मैं हर गरीब की जाति का हूं, हर गरीब मेरी जाति का है। और मैं मन से मानता हूं कि आजादी के इतने सालों के बाद हमारे गरीब का ये हाल मुझे बड़ा पेन करता है, बड़ा दर्द करता है। और ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते थे। In 2019, PM Modi gave 3 interviews to News 18. And he clearly said that the Congress has always stymied growth of grassroots leaders and promoted dynastic rule. मैं वंशवाद का सैद्धांतिक विरोध करता हूं। व्यक्तिगत मैंने कभी किसी पे हमला नहीं किया, और इसलिए इस प्रकार से कोई सिंपैथी गेन करने के लिए मोदी हमारे साथ ये कर रहे हैं, मोदी हमारे साथ, मेरा कोई विरोध नहीं है। सैद्धांतिक विरोध है। वंशवाद भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। In 2019, when the Modi government returned to power, PM Modi revealed the reason behind it. Ahead of the 2024 elections, he once again attended News 18's Rising India Summit, where he repeated his mantra of nation building while also criticizing his political opponents. अलग-अलग योजनाओं के करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी, वो लोग जिनका कभी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कागजों पर वो जिंदा थे, योजनाओं के हकदार बन गए थे। हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, उसको हमने हटाया। आप कल्पना कीजिए ये कितना बड़ा घोटाला था।
गरीबों का कितना बड़ा हक मारा जा रहा था। आज हमारी सरकार उसी गरीब को उसके खाते का पूरा राशन मुफ्त दे रहा है। आज वो गरीब जब मुझे आशीर्वाद देता है तो विपक्ष के मन में गालियां फूटती हैं। PM Modi is constantly targeted by the opposition. In every election, attempts are made to corner him, and each time PM Modi has said that he will respond to such political attacks through his work. इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं। औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक कहा, फिर उसके बाद तानाशाह कहा। आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है उस पर? ये तो कामदार है, ये नामदार है, और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते बड़े हुए हैं, और इसलिए इन चीजों को हम मन पे लेते नहीं है। हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए। आपको सच में तकलीफ नहीं होती? आप वाहिद ऐसे शख्स हैं पॉलिटिकली जिसको इतना कोसा गया है, और ये अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं आपसे कह रही हूँ। मतलब आप किसी भी पर्सनालिटी को सोचिए तो उसको विपक्ष की तरफ से ऐसे नहीं कोसा गया जैसे आपको कोसा गया है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि निंदक नियरे राखिए, और मैं ये साफ मानता हूं, अगर इतने आलोचक न होते, टीवी मीडिया का वो जमाने में थोड़ा कम था, लेकिन जो भी बैठे थे वो एक विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि इस आदमी को गालियां दे दे करके हम इस पूरे एक इंस्टीट्यूट को और पूरे एक विचार प्रवाह को ही तबाह कर देंगे। ये भूल गए कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा बना दिया। In the 2024 elections, Narendra Modi appeared fully confident. He spoke to News 18 6 times that year, and each time he said that this is just the trailer of India's journey of development. अगर आप 10 साल के कालखंड में इन्फ्लेशन को भी ले, जो महंगाई की इतनी चर्चा करते हैं ना, तो ये 10 साल सबसे कम इन्फ्लेशन वाला कालखंड रहा है। ये मैं इतना सारा जो कहता हूं और हकीकत के आधार पर कहता हूं, कठोर परिश्रम करने के बाद अचीव किया है जी। पूरी सरकार को मोबिलाइज किया है और लक्ष्य को पार करने के लिए जी जान से जुड़ गए हैं। उसके बावजूद भी मोदी क्या कहता है? मोदी तो कहता है भाई ये तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। Amid all the criticism, the Modi government's action against corruption continued. PM Modi stood like a rock with the agencies engaged in the mission to free the country from the web of corruption. पिछले कुछ सालों में आप लगातार 50 करोड़ के ढेर, 300 करोड़ के ढेर, 250 करोड़ के ढेर, 200 करोड़ के ढेर, देश चौंक गया है जी। आप कितना इसको दबाने की कोशिश करो, लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थिर हो चुका है कि लूटने वाले लोग हैं। जो मुझे अनुकूल नहीं वो सब निकम्मा। ये जो सोच है ये टोटली अनडेमोक्रेटिक सोच है, और उसी में से कुछ पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, वो उसी सोच का परिणाम है कि रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अनुकूल नहीं हो। बॉयकॉट। वो अनडेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र की हत्या है वो। और इसलिए हमारी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वही हो रहा है। जैसे पत्रकार के साथ हो रहा है, तो मेरे अनुकूल नहीं तो निकम्मे। तो इंस्टीट्यूशन, तुम मेरे घर पे रेड मत करो, मैं तो चोरी करता रहूंगा, तो इंस्टीट्यूशन निकम्मी। ये जो लॉजिक चला है, मैं उसका उपाय क्या? उसका उपाय यही है कि हमने ऐसी शख्सियत और ऐसे शक्तियां, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दीजिए। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाओ कि फिर कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा।
At the same time, PM Modi made it clear on News 18 that conspiracies aimed at spreading hatred in the country would not be allowed to succeed. 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहां दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है जी। वाल्मीकि समाज वहां रहता है, वहां पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी। और उनकी हिम्मत है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। It is not just Kashmir. PM Modi's approach of taking the entire nation forward has seen unprecedented development in eastern parts of India, the kinds which had not been witnessed for decades after India's independence. पूर्वी भारत का इमोशनल इंटीग्रेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसे ध्यान में रखा जाता बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारी सरकार एक्ट ईस्ट एंड एक्ट फास्ट फॉर इंडिया ईस्ट के मंत्र पर चल रही है। और जब मैं एक्ट ईस्ट कहता हूं तो उसका विस्तार सिर्फ उत्तर पूर्व के राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी शामिल है। देश का यह वो हिस्सा रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया था। हमारी सरकार ने इस असंतुलन को खत्म करने और अधूरी परियोजनाओं को, अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम शुरू किया। PM Modi made several specific statements about West Bengal, in which his concern for the state and its people was clearly reflected. दुनिया पागल होकर के कोलकाता आना चाहती थी। ये महान विरासत है, इस यहाँ के लोगों की टैलेंट, यहाँ के लोगों का सामर्थ्य, यहाँ की भूमि की ताकत, इतनी पैदावार भूमि है, यहाँ के मिनरल्स, यानी एक प्रकार से समृद्धि का भंडार है। लेकिन इन्वेस्टर्स भाग गए, क्योंकि पहले लाल झंडे वालों ने बर्बाद करके रख दिया। छुट्टियां, हर दिन हड़ताल। इन्होंने आकर के उसी मॉडल को ले लिया और इन्होंने तो शुरुआत की, कोई इंडस्ट्री ना आए इसकी लड़ाइयां लड़ी। आज एक तरफ आपने इंडस्ट्रियों को भगाया, अब इन्वेस्टर समिट कर रही हो तो किसी के गले नहीं उतरता है कि घर आई हुई इंडस्ट्री को आपने लात मार करके भगा दिया। अब आप इन्वेस्टर समिट का नाटक करोगी तो कौन आएगा? In 11 years, PM Modi spoke to News 18 12 times and showed that a strong foundation has been built over these years, giving confidence that India can be established as a major power in the 21st century. भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल की। भारत ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण करके दिखाया। भारत ने 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया। भारत ने 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत हुई। PM Modi's mission is to make India a developed nation by 2047. And he sees News 18 India's Rising Bharat Summit as a platform where the roadmap for the future is prepared. नेटवर्क 18 ने इस समिट के माध्यम से
देश के युवाओं की क्रिएटिविटी, उनकी सोच, उनकी संकल्प शक्ति को जिस तरह सामने रखा है, वह सराहनीय है। आपने युवाओं को एंगेज किया, उन्हें देश की समस्याओं पर सोचने, सुझाव देने और समाधान खोजने का मंच दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्हें सिर्फ श्रोता नहीं, परिवर्तन का भागीदार बनाया। अब मैं देश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आग्रह करता हूं कि समिट के एंगेजमेंट को आगे ले जाएं। जो इनसाइट निकले हैं, जो सुझाव आए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट करें, स्टडी करें और पॉलिसी तक पहुंचाए। तभी ये समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक प्रभाव बन पाएगी। The blueprint is before us. The target for 2047 has been set. What needs to be achieved on different fronts? The strategy is also decided. PM Modi has named this Rising Bharat. देश के लोगों में, देश को चलाने वाली व्यवस्थाओं में किस तरह का एक हौसला पैदा हुआ है, एक भरोसा आया है। जो परिवर्तन लोग अपने सामने देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं, उससे हर भारतीय में ये विश्वास आया है कि 21वीं सदी का भारत अपनी कमजोरियों को छोड़कर, अपने बंधनों को तोड़कर भारत आगे बढ़ सकता है। भाई और बहनों, यही वजह है कि आज पूरा विश्व भारत के इस उदय को राइजिंग इंडिया को मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है। भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी खुद को कहां पाते हैं? जो इंसान वर्तमान में जीने का शौकीन हो, वो इतिहास की चिंता क्यों करे? और जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि अपने लिए कुछ करें। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि सरकारों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की, राजनीतिक दलों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की, शासन पर बैठे हुए लोगों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की। काश अच्छा होता, अपनी छवि के बजाय हमने देश की छवि बनाने के लिए अपने आप को खपा दिया होता। 125 करोड़ देशवासी, ये इतिहास की अमर कथा है। उन 125 करोड़ देशवासियों में एक मोदी होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। ऐसी ही मोदी की पहचान हो, वो 125 करोड़ में खो गया हो, 125 करोड़ में लिप्त हो गया हो, इतिहास के किसी पन्ने पर नजर ना आता हो। अगर ऐसी जिंदगी जी करके जाऊं, अपने आप को पूरी तरह खपा दूं, आहूत कर दूं, तो उससे बड़ा जीवन का आनंद क्या होगा? यही खुशी होगी। मेरी पूरी तपस्या या मेरा फोकस देश बने इसके लिए है। अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीना है तो देश के लिए, और मरना भी है तो देश के लिए। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी ने पूजा है। और ये मोदी की गारंटी है।